सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हम लोग फटाफट से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, क्लासेस तो होती रहेगी। तो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन की बात चल रही है हमारी। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, उससे पहले मैं पीपीटी देख लेता हूँ अपलोड हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये हो गई पीपीटी। चलो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन के बारे में। क्या क्या फिनोमिना उसके अंदर होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था मैग्नेट्रॉन जो होता है वो मल्टी कैविटी होता है। सो देयर विल बी मल्टी कैविटीज़। एनोड और कैथोड के बीच में ना बहुत सारी कैविटीज़ अवेलेबल होती है, दैट्स कॉल्ड द मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो टॉपिक दो, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, इज इट? ठीक है, सो मैग्नेट्रॉन की तरह होता है, बस इसमें कैविटीज़ बहुत सारी हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये लगभग लगभग जो है ना मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन में, ये मान लो ये शील्डेड एरिया है, बीच में होता है एक कैथोड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उस कैथोड का जो रेडियस है वो हम लोग शुरू से ए मानते हुए आए हैं। तो ये जो रेडियस है इसका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, एनोड जो होता है ना वो इसके बाहर लगा होता है, ये एनोड है, दिस इज द एनोड एरिया। अब बस इतना सा है कि इस एनोड, ये इसकी रेडियस बी होती है, ये बी रेडियस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इज द रेडियस ऑफ एनोड, सॉरी ए इज द रेडियस ऑफ कैथोड एंड बी इज द रेडियस ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये कैथोड है, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, ये कैथोड है, और ये जो मैंने बनाया है ना ये एनोड है। ठीक है, अब मल्टी कैविटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ना री एंट्रेंट बहुत सारी कैविटीज़ अवेलेबल होती है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें कैविटीज शो कर देता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे तो देख नहीं पाओगे, बट कैसे दिखाऊँ, देखो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे क्योंकि तुम ऐसे शो नहीं होगी ना कैविटीज़। तो तुम ऐसे देख सकते हो कैविटी बना बना के, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर इसमें एक कैविटी आ गई इस तरीके से, फिर इसकी आ गई, ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर इसमें एक कैविटी आ गई, ढंग से नहीं बनी कैविटी। ठीक है, तो ये एक कैविटी आ गई, फिर ये स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये एक कैविटी आ गई, फिर ये स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे कैविटीज़ बना दो बहुत सारी। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट ठीक है, तुम लोग समझ जाओगे। ये मैंने बहुत सारी कैविटीज़ बना दी, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर बन गया है तो। ठीक है ना, एनीवे, तो ये कैविटीज़ हैं, दीज आर द कैविटीज़। मैं यहाँ लिखता हूँ दीज आर द कैविटीज़, ये कैविटीज़ है, इसमें बहुत सारी कैविटीज़ बन गई। ओके, और ये एनोड का स्ट्रक्चर है ही सही, जो मैंने आपको शो कर दिया वो एनोडिक स्ट्रक्चर ही है। इसमें कहीं ना कहीं किसी कैविटी में आउटपुट भी होगा, जहाँ से आप लोग सिग्नल का आउटपुट ले सकते हो, दिस इज द सिंपली आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये कहलाता है मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन का स्ट्रक्चर। सो इन मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, अब लिखना स्टार्ट कर दो, इन मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन द आइडेंटिकल रेजोनेटर, the identical resonator the identical
रेजोनेटर यहाँ लिखो रेजोनेटर, स्पेलिंग गलत है, रेजोनेटर। द आइडेंटिकल रेजोनेटर अरेंज इन सिलेंड्रिकल पैटर्न, अरेंज इन सिलेंड्रिकल पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल पैटर्न में हम लोग रेजोनेटर को अरेंज कर देते हैं अराउंड अ सिलेंड्रिकल कैथोड, अराउंड अ सिलेंड्रिकल कैथोड, सिलेंड्रिकल कैथोड, ठीक है। सो अ परमानेंट मैग्नेट, a permanent magnet is used to produce a strong magnetic field, a strong magnetic field normal to the cross section, normal मतलब perpendicular, normal to क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, हाईलाइटर भी वर्क नहीं कर रहा तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये जो है ना एरिया, ये वाला ऊपर वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर और नीचे हम लोग मैग्नेट रख देते हैं ताकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली इस सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, बहुत अच्छा वाला हाई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। द एनोड इज केप्ट एट, द एनोड, वैसे भी एनोड तो पॉजिटिव वोल्टेज पे होता है हमेशा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए एनोड को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज पे रखते हैं। इज केप्ट एट हाई पॉजिटिव वोल्टेज, हाई पॉजिटिव वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं वीए। वीए मतलब वोल्टेज एट एनोड, दैट इज कॉल्ड वीए। रिलेटिव टू द कैथोड, रिलेटिव टू द कैथोड मतलब रिलेटिव टू द कैथोड, रिलेटिव टू द कैथोड का मतलब ये हुआ कैथोड के सापेक्ष। कैथोड ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पोटेंशियल पर है, क्यों है नेगेटिव पर, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना हमें, इसलिए जब नेगेटिव पर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एनोड तक पहुंचते हैं, एनोड उन्हें अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज होता है, इसलिए द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, कहाँ से इमिट हुए, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, कहाँ से इमिट हुए, ये कैथोड से इमिट हुए हैं। सो इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड आर एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड, आर एक्सीलरेटेड, क्यों होते हैं एक्सीलरेटेड, क्योंकि उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस वजह से वो अट्रैक्ट होता है ना पॉजिटिव की ओर, एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। But in the presence of magnetic field, but in the presence of मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने का काम करता है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे वो घूम जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे मूविंग साइक्लोइडिकल पाथ,
दे मूव्स इन साइक्लोइडिकल पाथ। तो वो क्या करते हैं, साइक्लोइडिकल पाथ में घूमना स्टार्ट करते हैं। वो कल जो आपको बताया वैसा वैसा पाथ। इफ इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट, मान लो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो इफ इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, मान लो इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया एट अ रेडियस आर, एट अ रेडियस आर अबाउट द कैथोड। मान लो कैथोड के सापेक्ष वो कर रहा है मोशन, द कैथोड, देन इन दिस केस then in this case the outward centrifugal force, the outward centrifugal force मतलब कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड द रेडियल इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड द रेडियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना वो तो रेडियल ही होता है हमेशा, जो रेडियस की डायरेक्शन में होता है। रेडियल इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, माइनस ई ई आर, क्योंकि रेडियल ही होता है, और बेसी बात है। आर एग्जैक्टली बैलेंस, आर exactly balanced by the inward magnetic force, by inward magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स क्यू ई वी भी होता है, इसे बोलते हैं क्यू वी बी, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर जाएगा, है ना, माइनस ई और एम बी स्क्वायर पूरा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, तो ये बैलेंस करता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने साइक्लोइडिकल पाथ में आराम से मूव करता रहेगा। तो साइक्लोइडिकल पाथ में मूव करने के लिए ये उसके पास में एक शर्त है बेसिकली, कि दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं इनको बैलेंस करता हूँ ना बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्स हो गए, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये तो क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ई ई, तो ये मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स होगा ई वी बी, क्यू वी बी होता है ना, तुम लोगों ने देखा होगा क्यू वी बी। अब वी और बी तो परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, इसलिए नॉर्मली 90 डिग्री पे होता है वी और बी। तो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात तो ये। नाउ लेट अस कंसिडर, let us consider the radius of cathode, let the radius of cathode सिलेंडर इज ए। कैथोड सिलेंडर की रेडियस कितनी है, मान लो ए है, हम लोगों ने डायग्राम में लिखा भी तो है। लेट द कैथोड सिलेंडर इज ए एंड रेडियस ऑफ एनोड सिलेंडर इज बी, एंड रेडियस ऑफ एनोड सिलेंडर इस बी। ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि ए तो कैथोड की है और बी एनोड की है। तो बाउंड्री कंडीशन ये बोलती है कि आर इज इक्वल टू ए, जब पार्टिकल ए पर है ना तो वो तो रेस्ट पर है, वो भाग ही नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। और जैसे ही आपने उस पार्टिकल को भगाया, जैसे ही आपने उस पार्टिकल को भगाया मान लो,
तो पार्टिकल को भगाते ही तुम्हारे पास एक चीज़ आएगी और उसका नाम होगा बेसिकली वोल्टेज। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी तो है ऊपर, देखो मैं दिखा दूँ आपको। एनोड की ओर जब आप जाओगे, एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज कितना लगाया हुआ है आपने, VA लगाया हुआ है ना। तो ये वोल्टेज यहाँ पर जीरो है, सॉरी ये वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। तो कैथोड पर तो वोल्टेज जीरो है, क्योंकि कैथोड पर तो आपने कोई वोल्टेज लगाया नहीं है, बट एनोड पर वोल्टेज VA है। तो पार्टिकल जब कैथोड पर है तब तो कोई वोल्टेज नहीं है, बट जब पार्टिकल एनोड पे चला जाएगा तो उसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, VA हो जाएगी। ठीक है ना। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, ये होती है डेल टू वोल्टेज बराबर जीरो होती है, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। अब मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम लाप्लास इक्वेशन, फ्रॉम लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जब लाप्लास हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आती है लाप्लास 1/r, रेडियल वाली लिख रहा हूँ बस मैं, रेडियल कंपोनेंट डेल अपॉन डेल आर, मतलब 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 h2 h3 अपॉन h1। तो 1/r, सॉरी h2 h3 अपॉन h1 आती है ना, तो h1 तो जीरो है, h2 की वैल्यू r है, h3 की वैल्यू 1 है, तो r और डेल v अपॉन डेल आर। तो ये रेडियल कंपोनेंट हो गया इसका। तो मैं वो फॉर्मूला याद होना चाहिए लाप्लास निकालने का, 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 h2 h3 अपॉन h1 h1 h3 अपॉन h2, ऐसे कुछ आता रहता है। तो लाप्लास सिलेंड्रिकल में क्या होता है, h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू r होती है और h3 की वैल्यू 1 होती है। तो हम जब रेडियल निकालते ना तो उसमें ये होता है 1/h1 h2 h3 और डेल अपॉन डेल u1, मतलब पहला कोऑर्डिनेट। तो सिलेंडर का पहला कोऑर्डिनेट r होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं h2 h3 अपॉन h1। तो ये मैंने लिख दिया h2 h3 अपॉन h1। फिर यहाँ आता है डेल, और जो भी आप जिसका भी लाप्लास निकाल रहे हो, जैसे मान लो v का लाप्लास निकाल रहे हो तो v अपॉन डेल u1 का मतलब पहला कोऑर्डिनेट। तो मैंने वही लिखा है रेडियल कंपोनेंट। अगर आप थीटा वाला लिखोगे तो एक थीटा के लिए हो जाएगा, फाइव वाला लिखोगे तो फाइव में भी हो जाएगा, ये इस तरीके से। बस थीटा वाले में क्या हो जाएगा, h1 h3 अपॉन h2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड वाला है ना। और फाइव वाला लिखोगे ना तो उसमें h1 h2 अपॉन h3 आएगा फाइव वाले में, और कुछ नहीं। तो r थीटा, सॉरी रो फाइव z, तो z वाले में आ गए। तो z वाला तीसरा होता है कोऑर्डिनेट। तो ये ऐसे फॉर्मूले होते हैं लाप्लासियन के कर्वीलिनियर सिस्टम में, जो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ते हो ना मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो मैंने केवल रेडियल कंपोनेंट लिखा है इसका, थीटा और फाइव वाला मैंने लिखा नहीं है ना। सॉरी, थीटा और जेड वाला मैंने लिखा नहीं है ना, केवल रेडियल लिखा है मैंने ना। तो इसमें आप लोग देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, डेल अपॉन डेल आर, आर डेल वी अपॉन डेल आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग, सिंपली इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। तो जीरो का इंटीग्रेट कांस्टेंट होता है, क्योंकि जीरो का तो कोई इंटीग्रेट होगा नहीं। आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल वी अपॉन डेल आर, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है ना, बराबर कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो आप, चाहो तो इसको C1 लिख दो, फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 लिख दो। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, आगे देखो, डेल वी अपॉन डेल आर बराबर हो जाएगा C1 अपॉन आर। अब मुझे v का वैल्यू निकालना, तो मुझे फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, तो मेरे पास v आ जाएगा फिर। तो v कितना हो जाएगा, 1/r का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो होता है log r, तो log r हो गया। फिर दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ को निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन को यूज़ में। सो एट
R इज इक्वल टू ए, हमारे पास वोल्टेज जीरो था, मैंने ऊपर ही बताया था ना, जीरो वोल्टेज पे तो वो कैथोड पर है, इस वजह से तो ये जीरो वोल्टेज रख दो, यहाँ पर C1 log A रख दो प्लस C2 रख दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक चीज़ निकल जाएगी, दैट इज C2 इज इक्वल टू माइनस C1 log A। तो एक तो ये चीज़ निकल गई मेरे सामने। अब मैं C2 का वैल्यू उठा के और यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा C1 log R माइनस C1 log A। log A अपॉन बी हो जाएगा, क्योंकि log A माइनस log B होता है। log A अपॉन बी बराबर क्या होता है, log A माइनस log B। ये तो मैं ln दिख रहा है ना, तो ln का मतलब कंफ्यूज मत रहना, ln मतलब पता है क्या होता है, log ऑफ ई बेसिस। नॉर्मली log को हम लोग 10 बेस पे लेते हैं, बट ये ई बेस पर जो log होता है उसको हम ln लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो C1 ln ये हो जाएगा R अपॉन A अकॉर्डिंग टू log फॉर्मूला। अब हमारे पास बेसिकली C1 वापस से आपको निकालना है, C1 का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए दूसरी बाउंड्री कंडीशन काम में लेनी पड़ेगी। दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है कि एट R इज इक्वल टू बी, मतलब एनोड पर वोल्टेज जो है ना वो वोल्टेज एनोड के बराबर की होगी, तो ये अप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, वी ए इज इक्वल टू C1 log B अपॉन ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास C1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो C1 कितना हो जाएगा, वी ए अपॉन ln B अपॉन ए, ये मेरे पास आ गया। अब इस C1 का वैल्यू जो है तुम उठा के ऊपर पुट कर दो, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास V निकल जाएगा अल्टीमेटली। तो V कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, C1 का मतलब वी ए अपॉन ln B अपॉन ए मल्टीप्लाई विद द ln R अपॉन ए, ये हो गया मेरे पास। अब ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है किसका, वोल्टेज का, जो उसके बीच में वेरी कर रही है, दैट इज द सिंपली वोल्टेज। अब इस वोल्टेज से तुम चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मली रेडियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आर के रेस्पेक्ट में। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, और आर डायरेक्शन में निकालना है तो आर के रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन। बेसिकली ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल बी होता है, तो इससे निकल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के अंदर। तो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को आप जब इसमें रखोगे तो तुम्हारे पास रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद में, माइनस वी ए अपॉन आर, और क्योंकि ऊपर का ही तो होगा, नीचे का तो होगा नहीं, नीचे तो आर है नहीं, ऊपर का हो जाएगा। तो लोग आर का होता है 1 अपॉन आर, तो उससे आप सोल्व कर लेना। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन तुम्हें ये मिल जाएगा ई आर का वैल्यू, ठीक है। अब इसको नाम दे दो कुछ, मैंने नाम दिया ही नहीं इक्वेशन को यार, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 से उठा के, और मैं कहाँ रखने वाला हूँ, अब 1 में रखने वाला हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक ये वाली है ना, ये वाली, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 से। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1, and simply equation number 1 is converted as like this, mv square upon r plus e, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो e मल्टीप्लाई विद द वी ए अपॉन आर ln b अपॉन a, इट जस्ट इक्वल टू ई वी और बी नॉट। इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हो आप इसको। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो थोड़ा सा और अच्छे से, तो मैं इधर उधर कर दे रहा, तो ई वी ए अपॉन कितना हो जाएगा, आर ln b अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वी बी नोड माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करने के लिए ऐसे मान लेता हूँ, सपोज एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा ई है, या फिर फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, तो v बराबर आर ओमेगा होता है, तो v अपॉन आर बराबर ओमेगा हो जाएगा। और e अपॉन एम एक रेशो होता है, बहुत फिक्स, ये फिक्स रेशो होता है, इसको हम ईटा बोल देते हैं, ये फिक्स रेशो होता है। तो जैसे आप इसको ये लेके चलोगे ना,
तो इसको लेके चलने पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि नॉर्मली ये इक्वेशन इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज एम आर ओमेगा ई स्क्वायर प्लस ई वी ए अपॉन आर एल एन बी अपॉन ए इज इक्वल टू ई आर ओमेगा ई बी नॉट। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको सोल्व करना है, इधर का उधर करना है ना। ईटा मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं है अभी फिलहाल, बट ईटा तुम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो आराम से। ईटा कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है आपको, आप एक काम करो, एम आर का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में। इस पूरी इक्वेशन में आप एम आर का डिवाइड कर दो, तो जैसे ही एम आर का डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा ई स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बच जाएगा, एम आर का डिवाइड करते ही नीचे तो आर स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे ई अपॉन एम हो जाएगा, तो ई अपॉन एम को ईटा बोल दो, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा एल एन बी अपॉन एम। तो जस्ट डिवाइडिंग फ्रॉम एम आर, यहाँ पर कितना बचेगा, ईटा ओमेगा ई और बी ए बी नॉट। बस अब आपको इधर उधर करना है और वी ए का वैल्यू निकालना है, तो इसको सोल्व करूँगा मैं आगे पीछे करके, तो वी ए का वैल्यू निकल जाएगा सिंपली आर स्क्वायर ओमेगा ई अपॉन ईटा एल एन बी अपॉन ए, ये एनोड वोल्टेज कहलाती है। तो ये कितना हो जाएगा, ईटा और बी नोड माइनस ओमेगा ई, दैट्स इट। तो इक्वेशन नंबर 5 दे दो इसको, दिस इज द एनोड वोल्टेज। अब इस एनोड वोल्टेज के बाद हम लोग कल करेंगे, मैं निकलता हूँ कॉलेज, तुम लोग भी इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। और यहाँ तक केवल एनोड वोल्टेज है।